अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ स्टूडियोज़ में नसीरुद्दीन खान नैयर साहब मौजूद हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं और तारीख पर भी अपनी गिरफ्त रखते हैं। इसके अलावा हमें अतर काज़मी सांबा स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं और राना मुबशर साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। और आज 5 जुलाई की अहमियत से सभी वाकिफ़ हैं जो पाकिस्तान की तारीख से शनासा हैं। 5 जुलाई 1977 को जो भी हुआ और जो भी था उसकी दरारें, उसके साए आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं और गूंजते हैं। तारीख़ की इस्लाह करना शायद जितना वक्त गुज़रता जाए उतना ही नामुमकिन होता जाता है, लेकिन तौर तरीक़ों को बदला जा सकता है और इट्स नेवर टू लेट फॉर करेक्शन, कोर्स करेक्शन, अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर हों। जब हम याद कर रहे हैं 5 जुलाई को, तो ज़रा तब का जो अदालती रुख था, उसके बाद भी अदालत की तारीख़ में जितने मोड़ आए वो अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अब जो देखा जा रहा है अदालती तारीख़ में वो अनप्रेसिडेंटेड है। हम अपने शोज़ में बातें करते रहते हैं पॉलिटिकल मीटिंग्स की, और ये कि कभी दुबई प्लान बन रहा है, कभी लंदन प्लान बन रहा है। तो ऐसे में एक मुबैना मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी यूट्यूबर्स के साथ हुई है, जिसकी डिटेल्स मुख्तलिफ व्लॉग्स की सूरत में शेयर की गई। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत गहरी तफरीक ज़ाहिर की जा रही है, झलक रही है डिसेंटिंग नोट के ज़रिए, तो ऐसी मुलाकातें मामलात को मज़ीद मुतनाज़ बना सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जो यूट्यूबर्स मिले उनकी जानिब से तो तरदीद की जा रही है उस मवाद की जो सोशल मीडिया पर नशर किया जा रहा है कि ऐसी बातें नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। मीनवाइल एक और अहम जो नोट, इख्तलाफी नोट सामने आए हैं, वो है सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के मामले पर। पहली जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले एक नोट था जो वेबसाइट से हटा दिया गया था, लेकिन अब वो जारी कर दिया गया है। उसमें जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने बताया कि वो लार्जर बेंच से दस्तबरदार नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि जब उन्हें शामिल किया गया तब भी उनसे मशवरा नहीं किया गया और उसके बाद वो दस्तबरदार नहीं हुए, लेकिन उन्हें माइनस कर दिया गया। इसके अलावा जो इसमें मज़ीद नोट हैं वो इस बात की ज़रूरत पर जोर देते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए, और जस्टिस मंसूर अली शाह अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच की अदम तश्कील ने अदालत के इख्तियार और उसके फ़ैसलों के जवाज़ को बुरी तरह मजरूह किया है। बाकी मामलात भी इसमें काबिल गौर हैं, और इससे जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं और स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट में नहायत अहम नौइयत के केसेस हैं जिनके फ़ैसले अभी, जिनमें क्यूरेटिव रिव्यू भी शामिल है, उस पर भी उस मुलाकात में, मुबैना मुलाकात में गुफ्तगू हुई, बात हुई। तो ये जो डिसेंटिंग नोट हैं और इसमें जो नुकात उठाए गए हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, और आज के शो में सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं। नहीं साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिवीज़न और डिसेंटिंग नोट की सूरत में ये तासुर मज़ीद जो मजबूत होता जा रहा है, इसमें इस चार्जशीट के बाद आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को भी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है उस मुलाकात की तरदीद की भी, जिसके हवाले से चाहे मगोइयाँ हो रही हैं? एक अरसा से ये चीज़ कंट्रोवर्शियल चली आ रही है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, पर्टिकुलरली जहां इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3), जिसका कि नोटिस लेना सिर्फ चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच भी उन्हीं की स्वाबदीद है पर है। अगर फॉर बेटर सेंस एंड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिव विजडम अगर तमाम सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना दिया जाए तो इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 साल से या 2 साल से एक ज़िद चली आ रही है, मुझे अल्फाज सख्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक सोसाइटी जिसे नोट कर रही है या कंसर्न लोग नोट कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट केसेस में एक ही जजेस टाइप के जजेस क्यों, बाकी जजेस क्यों नहीं? आर दे आर नॉट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर दे नॉट पोजेस्ड ऑफ द सेम क्वालिटीज, सेम कॉम्पिटेंस, सेम इंटेग्रिटी? कांट दे डिसाइड द इशू कलेक्टिवली? वाई फ्यू ऑफ देम एंड वाई नॉट ऑल ऑफ देम? मंसूर अली शाह साहब की जो ऑर्डर है डिसेंटिंग नोट नहीं है, एक गाइडलाइन भी है कि क्यों ना सब मिल के फैसला करें। और तारिक मसूद साहब का भी, जस्टिस का जो है कि एक लॉ बन गया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, आप उस पर पहले फैसला कर लें। उसी पे चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उस लॉ को एडजुडिकेट करता कि क्या ये लॉ वर्केबल है या नहीं है, क्या ये आइन के मुताबिक है,
सुप्रीम कोर्ट की हदूद में मुदाखलत है या सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई कर रहा है। फिर अगर सारी सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती, उसके तहत बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होते, उनमें बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करने में कोई इतनी बड़ी कबाहत नहीं थी कि एक शख्स की बजाय अगर 2 सीनियर मोस्ट जजेस और साथ शामिल हो जाएं तो इसे अपने इख्तियार की तकसीम नहीं समझनी चाहिए, बल्कि अपने इख्तियार की सपोर्ट समझनी चाहिए कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस साहब बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि उन्होंने सोल डिस्क्रिशन इस्तेमाल की है, या जैसे बाद में एक नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है, मेरे लिए वो नामुनासिब है, वन मैन शो। अगर 3 सीनियर मोस्ट जजेस फैसला कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, जुडिशल कमीशन में सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी का है कमेटी, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस को इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसमें टॉप मोस्ट 2 सीनियर जजेस की डिस्क्रिशन को या कंसल्टेशन को आउटराइटली एक्सक्लूड कर दिया जाए। ये तरजीहात ऐसे ही होनी चाहिए थी, जैसे जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा है कि कंट्रोवर्सी आ चुकी है, और उस कंट्रोवर्सी के नतीजे में 2 जजेस ने इस बेंच में शामिल होने के बावजूद रिक्यूज़ किया कि जब तक वो लॉ एंड फोर्स है, इन बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। इन 2 जज साहबान का जो आज वो डिसेंटिंग नोट कहलाता है, सिर्फ 2 माह बाद यही 2 जजेस हाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे, और उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब होगा। उनकी अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए तो अगर सारे बेंचेस की, जब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस इलीगल है एंड द बेंचेस आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, तो उन तमाम जजमेंट्स का एक मसला बन जाएगा, ऑब्जर्वेशंस का मसला बन जाएगा, जहाँ जहाँ कॉग्निजेंस ली गई है उसका एक मसला बन जाएगा। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि एक चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले आपके पास पड़े हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, इंटर्नमेंट सेंटर्स के बारे में, आप उन्हें डिसाइड नहीं कर रहे, 3 साल से वहीं पड़े हुए हैं। एक नया इशू है जिसमें अभी एप्रीहेंशन है कि सम ऑफ द कल्प्रिट्स मे नॉट बी ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। भाई आपके पास एक वो इशू भी पड़ा है वेयर पर्सन्स हैव ऑलरेडी बीन ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, या लोगों को इंटर्नमेंट कैंप्स में रखा गया, ठीक है, जो लॉ था इन एड ऑफ सिविल एक्शन, इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटी, उन पे भी जो पेशावर हाई कोर्ट का बड़ी सख्त जजमेंट थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। अब अफसोस है कि उन फैसलों को साबका हुकूमत ने चैलेंज किया था, जिन्हें आज ऐसे हर एक्शन पे बहुत एतराज़ है। अलमिया हमारी सियासत का यही है कि जब वही चीज़ें अपने आप को सूट करती हैं, अच्छी लगती हैं, जब अपने आप के लिए ख़तरा बनती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। ये नैब अच्छा था, अब नैब बुरा है। वंस फॉर ऑल चीजों को सेट नहीं किया कोई जाता, नहीं सेट करना चाहता, कोई नहीं सेट करना चाहता। आपके सामने आती हैं तो कल तक ये फिजिकल रिमांड 14 दिन करके कहते थे कि हम फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक, आज फिर 30 दिन कर दिया, फिर से उनके सामने आ रही है, एको हो रही है। एक साबिक प्रेसिडेंट, एक साबिक वजीर आजम इस गवर्नमेंट का हिस्सा है जो ऑन रिकॉर्ड है कि नैब पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जी बिल्कुल, ये कल के शो में भी बात की गई। अब फिर नैब के इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं, कम नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ऐसे माहौल में अगर आप गवर्नमेंट चलाएंगे और लेजिस्लेशन को इस अंदाज में ले जाएंगे, बार बार जिंदा क्यों होता है, और ये सियासतदान भी जिंदा करते हैं। अतर कल के शो की जैसे हवाला दिया जा रहा है, मिसाल दी जाए तो कल के शो में भी ये चीफ जस्टिस साहब की मुबैना मुलाकात का चर्चा हुआ था, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रही है खबर, और उसकी डिटेल्स भी खासी अहमियत की हामिल हैं। और वो जो कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के उन्होंने गुण गाया और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता, उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा सकता। एंड देयर मैनी, यू मस्ट हैव बीन टू डिटेल्स। लेकिन उसके साथ ये कनेक्ट करते हुए जो अब ये इख्तलाफी नोट सामने आ रहे हैं, इनमें आप कितना वजन देखते हैं, कहाँ कहाँ? अच्छा, ये जो बातें कही जा रही हैं आयशा के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से ये कहा, किसी और के हवाले से ये कहा, क्या ये जो तमाम खबरें हैं कोई ऐसी शख्सियत क्लेम कर रही है जो वहाँ पे मौजूद थी? नो ऑथेंटिसिटी, वो कुछ क्लेम कर भी रहे हैं, और ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी नहीं, आपको पता है वो हेयर से ही होता है, जिसकी बुनियाद पे कहानी आगे बढ़ती है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो शख्सियात वहाँ पे गई हुई थी वो ये कह रही हैं कि जो 70% इस तरह की बातें आ रही हैं वो सब झूठ है, वो हकाइक पे मबनी नहीं है।
अब जो उधर गए हुए थे मैं उनकी बात सुनूं, जो नहीं गए थे मैं उनकी बात सुनूं, तो मसला ये है कि ये हेर से है कि एक शख्स एक कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। मैं इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता। मैं आपको आपकी बात को यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगी कि जो लोग जाके मिले, आपके ख्याल में मौजूदा माहौल में इस तरह की मुलाकातें मुनासिब रहती हैं? देखिए, मौजूदा माहौल के अंदर एक जज साहब उठते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके खड़े हो जाते हैं। मौजूदा माहौल में एक जज साहब उठते हैं, 2 घंटे लाइव वो टीवी पे एक सेमिनार में बैठे रहते हैं, तो उस पर हमने कितने क्वेश्चन उठाए? ये सारी चीजें ना, ये क्वेश्चन सर उठने वाले हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ही हमने देखा ना कि और क्या कुछ यहाँ पे होता रहा, क्या कुछ किस किस्म की चीजें होती रही। तो ये बड़े बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो नैयर साहब ने भी उठाए, तो ये सारे पॉइंट सोचने की जरूरत है। बाकी देखें, सहाफ़ियों के साथ अगर राब्ता है और उसमें कि गैर रस्मी राब्ता है, वो जो उसको कोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं, सहाफ़ियों का राब्ता रहता है। बाकी उसमें अगर कहीं पे कोई बात हुई है जो मुनासिब नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये तो एक वर्जन वर्सेस दूसरा वर्जन है। दूसरी और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चाहते, जो आप भी नैयर समझते साहब हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देनी चाहिए, रजिस्ट्रार के तवस्सुत से एक्सप्लेन करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? देखें, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो वो दे सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो मसला ये ना कि अगर वहाँ से निकल के कोई शख्स आके बाहर कोई इस तरह का दावा कर रहा है फिर तो उनको देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत ये दावा कर रही है जिसको बुलाया नहीं गया था, तो फिर उस पर उनकी अपनी मर्जी है, वो दें या ना दें। क्लैरिफिकेशन नहीं देता हूँ। दूसरी बात, जो नैयर साहब ने पॉइंट्स उठाए फौजी अदालतों के हवाले से, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो बेंच बनाने के हवाले से उठाए, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे फुल कोर्ट बना दें, तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जितने भी जज साहिबान हैं आला अदलिया के, तमाम मोअज़्ज़िज़ हैं, तमाम आइन और कानून को समझते हैं, तो सबको शामिल होना चाहिए इस बेंच के अंदर। और फिर वो जो फौजी अदालतों का मसला है ना, जो माजी के केस हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। वहां पे आपने 2/3 अक्सरियत से एक आईनी तरमीम की थी, आपने असेंबली के जरिए एक तरमीम करके एक फौजी अदालतें बनाई थी। यहाँ पे तो आप जो है सियासी मुखालफिन को फौजी अदालतों में जो है ट्रायल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप रोज खबर सुनते होंगे जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्रायल वहां पे होगा, इनके इस लीडर का ट्रायल वहां पे होगा, ये फलाना बंदा जो है वो भी हवाले कर दिया गया। तो ये 2 कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, ये कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। जो अगर आपके कोई माजी में जो बनी थी अदालतें, वो किस लिए बनी थी, किन लोगों को उन्होंने ट्राई करना था, वो स्पेसिफिक पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी। हाँ, आज भी पार्लियामेंट कह दे कि जनाब ये हैं, ये कानून साजी हो गई है और अब इसके अंदर ट्रायल किया जाए, तो वो एक अलग बहस है। तो लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट। और दूसरी 5 जुलाई पे भी मैं बात करूंगा। आपने शुरू में जिक्र किया बिलावल साहब का, तो आज 5 जुलाई हम किस तरह मना रहे हैं, आज हम भुट्टो को किस तरह याद कर रहे हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली सील कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे किसी और की मेजॉरिटी है, और अगर वहां पे अगर हो गया इजलास तो दोबारा उनका वजीर आजम बन जाएगा। कुछ दिन पहले यहाँ पे मोजेस दोस्त हमें बताते थे कि पार्लियामेंट इतनी बड़ी होती है कि वो अदलिया के फैसले भी ना माने, और यहाँ पे आपने पुलिस के जरिए जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की पार्लियामेंट सील करवा दी है। क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उनकी कोई राय नहीं है? क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो पार्लियामान है वो खिलौना है या फिर वो कोई खटपुतली है? ये कितनी बड़ी आपने पार्लिमानी वहां पे जो है वो खिदमत की है, या जमहूरी खिदमत की है कि आपने पार्लियामेंट ही सील करवा दी, बंद करवा दी। अदालत से नोटिस आ गया कि जनाब जी सेंसिटिव एरिया है ना, वो सेंसिटिव एरिया है, दुनिया की उसके ऊपर नजर है। और हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, बिलावल साहब, पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है वो भी अपनी मर्जी से नहीं खुल सकती है, एक अदालत के कहने पे उसको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे ये कहते हैं अदालत हमें ये भी ना बताए कि इलेक्शंस कब होंगे। अपनी आपका इतना है, आपकी असेंबली इतनी मुकद्दस है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उनका कोई राइट नहीं है, पंजाब की अवाम का कोई राइट नहीं, केपीकी के अवाम का कोई राइट नहीं है, उनकी असेंबलियां ना आए। लेकिन जो है ये जो आधी असेंबली बैठी है जिसमें राजा रियाज कहते हैं कि अगर सिलसिला आगे भी बढ़ाया गया इंतखाबात का तो तब भी हम एक पेज में, ये पार्लियामान सबसे मुकद्दस है, तो अब इसके ऊपर बंदा क्या कहे। 2 मुख्तलिफ मामलात, और इस पर बहुत अच्छा आपने नुक्ता नज़र अपना अतर दिया। हमने गिलगित बल्तिस्तान को भी अलग से डिस्कस करना है अगर हमारे पास वक्त हुआ, लेकिन वापस हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। अगर नैयर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, मुझे क्वेश्चन। नहीं, मैंने सिर्फ यही बात करनी थी। आपने कहा था 5 जुलाई को आज की हुकूमत कैसे याद कर रही है, तो याद रखने की बात उनके लिए थी जिन्होंने कहा है कि ग्रोह ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था। आज वही जमात नेशनल असम्बली में बैठ के ये रेजोल्यूशन पास कर रही है
कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्रायल जायज़ है, और 77 में मार्शल लगने के बाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में उस मार्शल लॉ में हुए थे। और इसी शहर में एक घंटे की हियरिंग के बाद, आधा घंटे की हियरिंग के बाद समरी मिलिट्री कोर्ट से वर्कर्स को सजा होती थी और साथ कोड़े भी लगाए जाते थे। और वो कोड़े लगे। हाँ, ये नहीं है कि सजाएं सुनाई गई, वो कोड़े लगे, उन्होंने बस सजा भुगती। क्या वो 9 मई से उन्होंने शाही किला भुगता। 9 मई के वाक़ये से मतलब एक मुख्तलिफ वाक़या नहीं समझते आप 9 मई को? नहीं है साहब, आप अपना अंदाज है। ठीक है, आप एक आईनी हुकूमत को बरतरफ कर दें और रिजर्व कर रहे हैं और फिर कहें कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है जनरल साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट, अच्छा मामलात इतने उलझे हुए हैं और सभी पिलर जो हैं वो रियासत के, वो उसकी वजह से और मुतनाज़ होते जा रहे हैं। तो झगड़ा अगर समेटने की बात करें तो इसका एक ही हल दिखाई देता है, वो है फुल कोर्ट। और जो मुबैना मुलाकात है उसमें बाकायदा तौर पर यह कोर्ट किया गया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 8 एक तरफ हैं और 7 दूसरी तरफ है। अब इस पर हम जाहिर है तबसरा इसलिए नहीं कर सकते कि तस्दीक नहीं हो रही खबर की, लेकिन आपके ख्याल में भी एक ही हाल है सिचुएशन का सुप्रीम कोर्ट में इस तफरीक का कि फुल कोर्ट बना लिया जाए मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर? देखिए, जहां तक तो आईनी मामलात का ताल्लुक है, प्योरली पे आइन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो वहां तो मैं समझता हूं कि जितने ज्यादा दिमाग काम करें और अपनी राय दें, ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मैं एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि क्या हर जज जब बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो तो फैसले अपने देते हैं, मुत्तफिका फैसले नहीं होते। फैसले अगर एक पे आ जाए तो शायद वो एक अलग बात है। मैं इस तरह सोचता हूँ। बहरहाल सर, देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को हो, हाई कोर्ट को ज्यादा मुतनाज़ बना दिया हुआ है। और क्यों बनी है मुतनाज़? इसलिए बनी है कि जो हमारी मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं अवाम का, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रही। यानी मेरी जो पार्लियामेंट का काम है, जहाँ पे हमारी कलेक्टिव विजडम ने मिल के बैठ के फैसले करने हैं, वो हर छोटी बड़ी चीज के कोर्ट में भाग जाते हैं। हर चीज देखिए, आपकी पूरी सियासत इस वक्त आपके इसमें उलझी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये कहने की जिसारत करूं, हो सकता है मैं गलत हूं, अल्लाह करे इसमें पकड़ा ना जाऊं, कि क्या हमारे सियासतदानों ने ये समझ लिया है कि सब कुछ अपनी ताकत और साथ जो लॉ की ताकत है उसका अपने तरफ करके, अपने तरीके से कानून की जो वजाहत लेके, अपनी मर्जी के फैसले लेके, अपनी मर्जी जुडिशरी तैनात करके तभी मामला आगे चलाए जा सकते हैं? अगर ये हाल है, और जो आज नजर है मुझे, क्योंकि वजह यह नहीं कि आप पंजाब असम्बली का मामला देख लीजिए, केपी देख लीजिए, जो पाकिस्तान में जो गीबी की बात हो रही है वो आप देख लीजिए। इस सबको मिला के जब मजबूरी तासुर क्या मिल रहा है कि अपने मामला हल करने के काबिल नहीं रहे, या हमें इतनी फरासत नहीं रही कि हम आगे लेके चले जी। हम ताकत का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो ताकत जहां से भी हमारे पर काबू आए। हमने जिनके पास ताकत नहीं है उनको डंडा लेकर उन पर चढ़ दौड़े हुए हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा? लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो क्या होगा? 5 जुलाई की बात कर रहे हैं, हम एक चीज भूल जाते हैं। 5 जुलाई होने की बहुत सी वजह ये भी थी, उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगवाया और फायरिंग हुई, लोग उसमें जाने गई और फौज में लोग खड़े होकर इनकार कर दिया करने से काम। उस वक्त अगर ये बात आगे चलती, फौज तकसीम हो जाती, जो बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा एक तकलीफदेह अमर होता पाकिस्तान के लिए। एक ये भी हमें बात याद रखनी चाहिए कि जहां हम ज़ियाउल हक साहब जिम्मेदार ठहराते हैं, वहां पर उस वक्त जो हमारी सिविल क़यादत थी वो भी नहीं जिम्मेदार है हालात की इसमें, और आज भी हालात वही हैं। जो हम ये बात कर रहे हैं, हमारी सिविल क़यादत है, जिनका काम है मामला फहमी, जिनका काम है मामला को आगे लेके चलना, वो रोज के हिसाब से कानून बना रहे अपनी मर्जी के, किस लिए? अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए। अब इंप्रेशन क्या जा रहा है? एक तरफ तो 1-2 शख्सियात को फैसिलिटेट करने के लिए कानून दिए बनाए जा रहे हैं, दूसरा किसी और शख्सियत को बिहाइंड दी बार करने के लिए कानून में दरबदब तब्दीलियां की जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? मैं तकलीफ देह उम्र है मेरे लिए ये कि पाकिस्तान के हालात इस तरीके से ज्यादा नहीं चल सकते। सियासी अबतरी ऑलरेडी बहुत बढ़ रही है, उसको हम बढ़ाई जाए हैं। ऊपर से हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको तकरीबन हमने मफलूज करके रख दिया हुआ है। वो अपने फैसले करने से कासिर हैं। उनके आपस में जो भी हैं डिफरेंसेस ओपिनियन होने चाहिए थे, वो अगर इन हाउस रहते बहुत बेहतर था। जो मज़हब शख्सियात हैं हमारी जुडिशरी में, बहुत माशाल्लाह सब हमसे तो बहुत बेहतर, क्या कानून का
ठीक है जनरल साहब, फॉल्ट लाइंस आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ बयान किया। और राना साहब की तरफ चलते हैं। राना साहब, बड़ा ये स्टेटमेंट जनरल साहब की है कि अदालती निज़ाम को हमने मफलूज करके रखा है और इन वे तासुर भी यही आ रहा है। हमसे मुराद हमारे सियासतदान है या पार्लियामेंट है जो अपने मामलात अदालत के सामने ले जाकर ढेर लगा देती है। 54,000 दीगर आम मुकदमात वहीं के वहीं पड़े रहते हैं और वो सियासी मामलात को अदालत को डील करना पड़ता है। अगर सियासतदान तर्ज अमल बदलें तो शायद इसमें चेंज आए। आपका भी यही ख्याल है कि सियासतदानों की वजह से ये सब इतना मुतनाज़ हुआ है या अपने तर्ज अमल की वजह से? देखिए, बेसिकली सियासतदानों को तो चाहिए ये कि अपने मसाइल जो हैं असेंबलीज के अंदर हल करें और उनकी तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वो जाएं अदालतों में और वहाँ पे जाके मैटर्स जो है वहाँ पे जाके रख दें और उसको कहें जनाब कि आप फैसले करें। आज से देखें, असेंबली जब नहीं टूटी थी, जब पंजाब की असेंबली नहीं तोड़ी थी पीटीआई के लीडर ने, उस वक्त से पीछे जरा अगर आप चले जाए या उस दौरान भी आप चले जाए, उस सिनेरियो के अंदर भी आप चले जाए, तो सारे मसले मसाइल उठा के जो थे वो जाके अदालतों के आगे रख दिए जाते थे। अगर सियासतदान खुद बैठ के ये सारी चीजें डिसाइड कर ले, और उस वक्त भी हम यही रोते थे कि जनाब ये सारी चीजें ना लेके जाए अदालतों में, एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का कि जनाब हर चीज हल कर सकते हैं सियासतदान खुद बैठ के, वो शटर हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ती रही और जनाब वहां तक पहुंच गई कि जहां पे देयर वाज नो एंडिंग टू इट। नाउ द सिचुएशन इज कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, जो मर्जी फैसला कर ले कोई, अब एक डिफरेंट सिचुएशन बन गई है कि जनाब कोई तैयार ही नहीं होता इन चीजों को देखने के लिए, मानने के लिए, सियासतदान इंक्लूडिंग सियासतदान, बल्कि बेसिकली सियासतदान ही मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जनाब मुलाकातों का सिलसिला जो है वो क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कौन कर रहा है, चीफ जस्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले साकिब निसार साहब थे, चीफ जस्टिस थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, वो भी अपने पास बुलाते थे लोगों को, जर्नलिस्टों को बुलाते थे, उनको चाय पिलाया करते थे, उनके साथ गप्पी लगाया करते थे। और ये कोई लंबी बात नहीं, हमारी जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट है, लेकिन देन अगेन हमने खुद देखा है इस्लामाबाद में कि ऐसा होता था। अच्छा, अब रह गया मसला जनाब ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं, वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। दो कॉलें जो हैं, मैं आपको बहुत बड़ी यहाँ पे एक ये कह सकता हूं कि मैं आपके सामने एक डिस्क्लोज कर रहा हूं चीज, कि दो कॉल्स जो है ऐसी, उनको जरूर ट्रैक किया जाए, ट्रेस किया जाए। जो स्टाफ है चीफ जस्टिस साहब का, मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका जो स्टाफ है, और चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन जो है उनका जो स्टाफ है, उनकी कॉलें जो है वो कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा। उनकी जो कॉलें हैं वो ट्रेस करें, दोनों के स्टाफ की कॉलें, ठीक है। और जो वहां से आ रही है, एक रिक्वेस्ट आ रही है कि जनाब आप यहां से यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपने स्टाफ के थ्रू जनाब उनके स्टाफ को रिक्वेस्ट करें कि जनाब मैं मिलना चाहता हूं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान मिलना चाहता है, ये रिक्वेस्ट करें। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता, राजा सिकंदर सुल्तान ऐसी खबरें भी थी कि ऐसी मुलाकात नहीं, रुक जाए आयशा, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। इसको मुलाकात वो एक उसका एक सिनेरियो डिफरेंट है, ये डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन उसमें जो मेन जो चीज है आयशा, वो ये थी कि देखे उसमें ये कहा जा रहा था, और उसमें एक साहब है, पॉलिटिशियन है और लाहौर से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने ये कहा कि जनाब जो रिक्वेस्ट है वो आनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान की तरफ से कि वो चीफ जस्टिस साहब को मिलना चाहते हैं। अब मैं इसकी ऑथेंटिसिटी इस तरह बता सकता हूं कि ये सारा सिलसिला जो चलता रहा, इसके बाद हुआ ये रिजल्ट ये निकला कि राजा सिकंदर सुल्तान जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके स्टाफ ने कहा जनाब जब सारी चीजें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताई तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब को बताई, तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब आपकी रिक्वेस्ट है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनका स्टाफ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर मैं जाके मिल लेता हूं। सो मुलाकातों के सिलसिले यहाँ पे बड़ी लंबी कहानियां हैं, यहाँ पे बड़ी लंबी दास्तानें हैं, और यहाँ पे बैकड्रॉप में जो चीजें चल रही है वो शायद यहाँ पे लोगों के सामने नहीं है, और अगर वो सामने आना शुरू हो जाए तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, डिबेट विल बी डिफरेंट। ये मैं एक ऐसी चीज, एक थोड़ी सी चीज बता रहा हूं, एक आउटलाइन बता रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा।
सो एक तो ये चीज होगी। आप चलें, कॉल्स का आगे ट्रांसक्रिप्ट, एक और खबर है मेरे पास। कॉल्स का ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं शेयर करना चाह रहे? ये कॉल्स इंटरसेप्ट कर ली गई है या आप कह रहे हैं कि करें इंटरसेप्ट? मैं तो कह रहा हूं करें, मैं तो कह रहा हूं करें, और जिन्होंने करनी थी ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, जिन्होंने करनी थी उन्होंने डेफिनेटली की हुई है, ठीक है। सो इसमें भी कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अच्छा चले, एक और खबर आपको दे देता हूं मैं, जरा थोड़ी सी खबरें काफी है आयशा, मुझे थोड़ा सा आप टाइम देंगी? बिस्मिल्लाह अच्छा, करें। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो नई पार्टी बनी है जिसमें अलीम खान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने एक डिमांड रख दी है मुस्लिम लीग नून के आगे, और उन्होंने कहा जी कि हमें कोई जो सीट एडजस्टमेंट कह लें या उनके खिलाफ लोग पिच ना किए जाएं या उनको सीटें दी जाएं, वो तकरीबन कोई 35-36 सीटें ऐसी हैं कि जनाब वो उस पे चाहते हैं कि जनाब उनके साथ कोई ऐसी नरम रवैया रखा जाए ताकि दे कैन कम अप विद लाइक 35-36 सीटें उनको मिल जाए। अब ये बहुत बड़ी एक इन्फो है, बहुत बड़ी इंटेल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, फिगर है वाकई। मैं थोड़ा सा केपीके की तरफ भी जाना चाहूंगा, थोड़ा सा केपीके में परवेज खट्टक साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा। परवेज खट्टक साहब ने अनथक मेहनत की है और जनाब कोशिशें जारी हैं उनकी आज भी कि जनाब किसी ना किसी तरीके से मैक्सिमम लोग पीटीआई के उनके साथ मिल जाएं, लेकिन अभी तक ही इज नॉट सक्सेसफुल। ये बहुत बड़ी खबर है। लोग समझते हैं उनके साथ बहुत बड़े, बहुत बड़ा परवेज खट्टक साहब और अलीम खान साहब के दरमियान, वो इस आईपीपी में क्यों नहीं मिल रहे आके? नहीं, वो एक अलग चीज है, मैं उसका भी आपको जिक्र करता हूं, मैं उसका भी डिटेल में जाता हूं। मैं सिर्फ ये बताता चलूं, क्योंकि मैं जरा बहुत सी ज्यादा खबरें इकट्ठी की हुई है, मैं चाहता हूं ये सारी आपके साथ शेयर कर लूं। परवेज खट्टक साहब फिलहाल जो है राब्ते में है जेयूआई के साथ, ठीक है। राना साहब, मुझे ना असल में ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं कह रही हूँ जरा थोड़ा सा सस्पेंस रख दें, फिर हम बाकी खबरें वो शेयर करते हैं ब्रेक से आगे। वेलकम बैक। राना साहब, बहुत इस्तराब में ये ब्रेक गुजरी, जल्दी से बता दें परवेज खट्टक साहब क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, परवेज खट्टक साहब बड़े जनाब यहाँ पे उनके राब्ते चल रहे हैं जेयूआई के लोगों से। मजे की बात यह है, जेयूआई के लोगों से, और वो जेयूआई के लोगों को पूरी डिटेल्स बता रहे हैं कि वो किस तरह अपने साथ पीटीआई के लोग इकट्ठा करना चाह रहे हैं और कौन कौन से लोग उनके साथ नहीं आना चाह रहे और कौन कौन से लोग उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। मैं वो सारे नाम आपको कल अगर आप कहेंगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा उनको सिर्फ अभी तक एक ब्रेक थ्रू मिली है परवेज खट्टक साहब को, जो बड़ा नाम है वो एक उनको मिला है, जिसके लिए वो जनाब उन्होंने कहा कि ये एक ब्रेक थ्रू है मेरे पास, ये एक बड़ा नाम पीटीआई का मेरे पास है जो मेरे साथ आके मिलके चलने के लिए तैयार है। लेकिन उसका भी नाम अगर आप कल कहेंगी तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन पॉइंट इज कि परवेज खट्टक साहब इज ट्राइंग हिज बेस्ट। नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं इसको डबल चेक करके बताऊंगा आपको। मैं वो चीज बताऊंगा जो मैं डबल चेक करके। कितना बड़ा नाम है? नहीं, मुझे पता है कितना बड़ा नाम है वफाक की सतह पे, वहां पे केपीके के हिसाब से नहीं, केपीके के हिसाब से बहुत बड़ा नाम है और उस बंदे की फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, उसके साथ लोग भी बहुत ज्यादा है उसके साथ, लेकिन वो अभी तक ब्रेक थ्रू है उनके पास। उसके अलावा उनके पास अभी तक जो है वो को बड़े नाम ऐसा चलने के लिए परवेज खट्टक साहब के लिए तैयार नहीं है। बट द पंच लाइन इज कि परवेज खट्टक साहब ने जेयूआई के लोगों को बोला है, जेयूआई के साथ कन्फाइड किया उन्होंने कि जनाब पीटीआई की लीडरशिप जो है, जो मैं उन्हें कह रहा हूं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो जिस नाम की बात कर रहे थे, ये सब कह रहे हैं वो माजी के वजीर आला हैं। नहीं, मैं इस अच्छा, आप किसी और शख्सियत की बात, ठीक है, आप क्रॉस चेक करके ना इनकार ना इकरार कुछ। हाँ, ठीक है, मैं ऐसा चलें, आप क्रॉस चेक कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा। चलें। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर लूं, आखिरी चीज। देखिए, एक यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अभी तो आपको एक छोटा सा चंक मिला है, ठीक है, और आपको मजीद पैसे मिलने हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कि अगर अभी आप देखें, जब हम सबको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर कोई गलत काम हमें समझ आती है, कोई भी पॉलिटिशियन अगर गलत काम कर रहा है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें
उस पे जनाब उसको सामने रखना चाहिए। आगे डिसाइड लोगों को कर लें, लोग डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना। बट द पॉइंट इज कि क्या जुम्मे की कॉल जो है जो दी है पीटीआई के लीडर ने, क्या वो रिलीजियस कार्ड नहीं है? क्या वो रिलीजियस कार्ड अपना नहीं प्ले कर रहे हैं? वज़ीर आज़म ने भी दे दी है। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन जो वजीर आजम साहब ने जो किया है, वजीर आजम साहब जो करना चाह रहे हैं वो एक दिन मनाना चाह रहे हैं, ठीक है। वजीर आजम साहब जिस तरीके से मनाना चाह रहे हैं, वो अगर वो भी इसी तरह का कोई जलसा जुलूस इकट्ठा करने चाह रहे हैं लोग, तो वो भी गलत होगा। बट द पॉइंट इज कि आप रिलीजियस कार्ड इस वक्त अगर खेलेंगे और रिलीजियस कार्ड मतलब इस वक्त सामने लेके आएंगे कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी, तो वो एक यहाँ पे सिचुएशन बनेगी। हाँ, राना साहब सही कह रहे हैं आप। अब पाकिस्तान में सियासत किसी उसूल की बुनियाद पर नहीं होती और ये कहा जाता है कि सियासत में दो कार्ड्स बहुत काम आते हैं। मुल्क से उसूलों से चल देने ना, सियासत नहीं सिर्फ करनी सेंटिमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राना साहब। बहरहाल जो हमारी सियासत है इसमें जख्म चाटने का सिलसिला भी कोई नया नहीं है। मुस्लिम लीग नून बार बार किनको याद करती, कुछ बयानात शामिल करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा क्या फरमा रही है, सुने। ये गुफ्तगू आमिद खान साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं। इसी तरह की गुफ्तगू शेख रशीद साहब ने भी की थी, इसी तरह की गुफ्तगू एजाज शाह साहब ने भी की थी। इसी तरह के जो शवाहिद हैं वो तमाम लोग जो उस वक़्त इस पूरे केसेस का हिस्सा, जिनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक था। जो जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसको टूल बनाया गया। ये फैसला हो चुका था और उसके अंदर उस वक़्त जो पैनामा का बेंच था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, तो इस सूरत हाल में जिसकी गवाही दे रहे हैं हामिद खान साहब, तो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब खुद थे। पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि अगर कोई शख्स मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। ये नहीं सब स्टेटमेंट जो है ये काम आ सकती है नवाज शरीफ साहब के हक में, ये गवाही जा सकती है। हामिद खान साहब इज़ रियली वेरी ऑनरेबल लॉयर। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पनामा पेपर्स का जो इशू है सुप्रीम कोर्ट में एजिटेट करने वाले यही साहब थे। बाद में जितने भी इश्यूज उससे निकले पनामा पेपर्स की उसी पिटीशन से बरामद हुए। उसी की हीयरिंग के दौरान नवाज शरीफ की डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर किया। उसी ने GIT कॉन्स्टिट्यूट करवाई। उसी प्रोसीडिंग्स के नतीजे में 2 सेपरेट ट्रायल हुए जिसमें नवाज शरीफ कन्विक्ट हो गए, मरियम साहबा भी एक में कन्विक्ट हो गई। हामिद खान साहबा को मेरे से बहुत सीनियर हैं। अगर खान साहब आपसे सिर्फ इतना सवाल है, अगर आपको मालूम था कि इस कॉज का फैसला पहले हो चुका है, आउटकम हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, तो आप ऐसे सीनियर वकील को इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने किसी और वजह से प्रोसीडिंग छोड़ी थी। वो एक डायलॉग हुआ था कोर्ट के अंदर, बिल्कुल वो आपकी शख्सियत और आपके मनसब के, आपके स्टेचर के मुताबिक नहीं था। जो जस्टिस अजमत सईद साहब के साथ आपका डायलॉग हुआ था कि इन कागज़ों में तो पकौड़े बेचे जाते हैं, तो आपने वो प्रोसीडिंग्स छोड़ दी थी। उस वक़्त आप के कॉन्फिडेंट थे। अगर आपको इल्म था कि ये फ़ैसला हो चुका है और एक मॉक एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो कम से कम आपके स्टेचर के लॉयर को उससे ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था, नॉट इवन फॉर ए डे। अच्छा, लेकिन ऐसा आपके ख्याल में ये टाइमिंग कितनी अहम है? नवाज शरीफ साहब की वापसी डिस्कस हो रही है, वो वापस आना चाह रहे हैं और ऐसे में ये स्टेटमेंट आ जाती है, ये पर्पस को कैसे सर्व करेगी? नहीं, इससे केस के मेरिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दरमियान में इन्होंने डिसएंगेज हो गए थे केस से, उनकी स्वाबदीद थी, बाद में और सीनियर वकला ने उसे कंटिन्यू किया था और दोनों तरफ से लॉयर्स चेंज हो गए थे। ठीक है। जो बिगिनिंग में नवाज शरीफ साहब के कौंसल थे वो भी नहीं रहे थे और जो सब वो भी नहीं गए थे, लेकिन जिस प्रोसीडिंग्स का आप हिस्सा रहे हों उनके बारे में इस तरह से कमेंट करना, मैं बहुत छोटा वकील हूँ, नामुनासिब है। लेकिन आज हामिद खान साहब के ये कमेंट्स केस के मेरिट्स पे कोई असर नहीं रखते। ये जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। जुडिशियल रिकॉर्ड वहीं पड़ा है। मियां साहब जब आएंगे पाकिस्तान में, उनकी दोनों अपील्स की समाअत होगी, वो अपने मेरिट्स पे डिसाइड होंगी। डिस्क्वालिफिकेशन का इशू अगर उन्हें दोबारा रिव्यू में जाने का मौका मिलता है तो फिर अपने मेरिट्स पे देखा जाएगा और ये चीज़ भी अभी बाद में देखी जाएगी। और क्या मुद्दत का मुझसे बात कर दूं, हाँ। उसमें एक इशू है अभी भी। एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ ले डाउन नहीं किया है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया कि इन हालात में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइफ लॉन्ग है
और मियां नवाज शरीफ साहब से पहले इंटरप्रिटेशन आ चुकी थी समीला बलोच के केस में। जी। अब जो लेजिस्लेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद को 5 साल तक डिटरमिन किया गया है, ऐसी हर लेजिस्लेशन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस तरह मुतसादिम हो कि फैसला है आइन की शिक के मुताबिक, ओके, कोई लेकिन ऐसी वहाँ आइन लेजिस्लेशन मुद्दत के हवाले से खामोश था ना, जो नहीं उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया ना, इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है, इंटरप्रेट कर उसके दिया। बाद आप एक्ट में भी नहीं चेंज कर नहीं सकते। कर सकते। ओके, आई गॉट द पॉइंट, ठीक है, आप या नहीं ये सब ठीक है, आइन को तब्दील करें। दूसरी समझ बात गए, ये है यानी ये कि भी यहाँ पे भी अभी अब हम मौजूद है कोई कि ये ऐसी बरकरार नहीं, रहता है कोई या नहीं, हम ऐसी वापस आते हैं लेजिस्लेशन जो ब्रेक के किसी बाद। आईनी वेलकम बैक। ऐसे में जब इलेक्शंस के हवाले से अभी अब हम मौजूद है और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी, तो राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, वो क्या फरमा रहे हैं? इतने शर वाले माहौल में अतर आप देख रहे हैं कितने खैर का पहलू है कि हुकूमत और अपोजिशन हमें एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं। अभी एक तरफ हम इनका ताउन, इनकी ऑफ़र देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मईशत भी अभी डामाडोली है। फिच क्या, रेटिंग एजेंसीज क्या कह रही हैं, इवन के IMF के साथ मामलात बनने के बाद भी। और दूसरी तरफ लाहौर में बारिश का रिकॉर्ड 30 साल टूट गया, यानी माहौलियाती इमरजेंसी या इस हवाले से सैलाब भी एक्सपेक्टेड है। तो यू थिंक कि ये टेस्टिंग वाटर्स, ये स्टेटमेंट जो राजा रियाज साहब की है, ये नब्स चेक करने का फार्मूला है? देखिए, राजा रियाज साहब तो पहले भी जो भी हुकूमती मौक़िफ़ है वो कहते हैं हम उसकी तायद करते हैं। इससे बेहतर अपोजिशन लीडर दुनिया की तारीख में नहीं आया होगा जो कहता है कि जो हुकूमत मुनासिब समझती है, जैसे आप कहेंगे हम कर लेंगे। मगर बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं जिस तरह आप फरमाएंगे हम उसी तरह कर लेंगे। तो देखिए, ये हुकूमत और इस ऐसी अपोजिशन के होते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी ताबेदार अपोजिशन के होते हुए ये मुल्क को जिस नहज के ऊपर लेके आ गए हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें अगर यहाँ पे इनको हकीकी पार्लियामेंट के अंदर कोई क्वेश्चन करने वाला होता तो क्या क्या चीज़ें सामने आती, क्या कुछ खुलता लोगों के सामने। लेकिन इतनी फ्रेंडली ऑपोजिशन होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सके और मईशत को इस नहज के ऊपर लेके आ गए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, हुकूमत भी कह रही है कि जनाब आप हमारा इलेक्शन से कोई नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने। ये इलेक्शन कमीशन तो हम ऐसा कहते हैं कि जैसे कुछ स्कैंडिनेविया से आया है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम 7 महीने इलेक्शन नहीं करवा सकते, फिर इन्होंने पता नहीं अपने बयान के अंदर कौन कौन से 70 की दिहाई की मिसालें दी कि जनाब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फिर एकदम से डेट बढ़ा के अक्टूबर कर दी कि जो हुकूमती ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक वो चलते हैं। तो वही करेंगे। देखें, सारा निज़ाम 1 पेज पे है, हर चीज हुकूमत की मंशा के मुताबिक हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इनसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। आज ये हामिद खान साहब का बयान उठा के लेके आ गए। उस बयान से पहले जो हामिद खान साहब फरमा रहे हैं कि इनका ख्याल था कि ये अदालतों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर हो नहीं सका। ये असल इशू है। एक एफिडेविट भी आया था लंदन से राना शमीम साहब का, जी, आपको याद होगा, जिसमें भी उन्होंने बताया था कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो एफिडेविट किधर गया? बाद में कहा गया कि नहीं जनाब वो एफिडेविट वापस ले लिया फिर उन्होंने। तो आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ती है अदालतों के अंदर। ये नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के वहाँ पे बैठ के कोई बात कर देंगे और उसके जरिए माहौल बना लेंगे और उस माहौल का आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, आपको अदालत में आके कानूनी जो उसके जितने भी नुक्ते हैं उनके ऊपर अपना मुकदमा पेश करना पड़ेगा। अगर हाँ उसमें है, कानून में गुंजाइश है, आइन और कानून के मुताबिक मुकदमे में अगर आपकी जान होगी तो ये आपको जरूर रिलीफ देगी। वैसे अतर ये भी तो इनोसेंस है ना, नवाज शरीफ साहब की 3 बार वजीर आजम रहे हो, लेकिन फिर भी वो ये समझ रहे हो कि वो ऐसे हालात में जब हवाएं उनकी मुखालिफ हैं वो अदालतों को मैनेज कर लेंगे। देखें, वो जो आदतें पड़ी होती हैं, जो आप यूज टू होते हैं, आपने सुने नहीं, यहाँ पे हमारी तारीख का हिस्सा है। राना साहब आज कह रहे हैं कॉल्स रिकॉर्ड वाली जो बात की उन्होंने, माजी के अंदर भी जो कॉल्स रिकॉर्ड होती रही उसमें पायन कह रहे ने इतनी सजा दे दो, इस मुकदमे का ये करना है, वो सारी नहीं, ये पूरे हमने वो पूरी रिकॉर्ड सुने थे ना, तमाम रिकॉर्ड सुने थे, जो सारी चीजें बिल्कुल सामने आई थी कि किसका क्या किरदार था, कौन क्या कर रहा था। तो वो सारी चीजें माजी में भी यहाँ पे सामने रही हैं और मेरे ख्याल में इसका कानूनी पहलू ही निकलेगा। जब भी वो आएंगे अपना मुकदमा सामने रखेंगे तो उसमें फिर जो मोज़ेज़ अदालत मुनासिब समझेगी कानून अपना रास्ता लेगा। तो जनरल साहब, आपके ख्याल में उनकी वापसी के लिए हालात साजगार हैं? देखिए, आई डोंट नो साजगार अब उनके से क्या है। अगर मरियम औरंगजेब साहब के बयान पे जाए तो करेंगे पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब भी हालात संभाल सकते हैं। अब कौन से प्लान अवाम की ये बात कर रही हैं
अपने किचन स्टाफ की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो डर के मारे ना जाने की वजह से तो पाकिस्तान यहाँ पहुंचा हुआ है। अगर पंजाब के इलेक्शन होने देते या केपी के इलेक्शन होने देते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। हाल देखिए, नवाज शरीफ साहब टेक्निकली लॉ में मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन क्या इंसाफ हो सकेगा? वो बताइए, मनी ट्रेल दे सकेंगे वो? हामिद खान साहब कह रहे फैसला कहीं और हो चुका था ना जनरल साहब। जी, ये कैसे कह सकते? देखिए, अभी बहुत लोगों ने बात कर ली है। अगर मोहतरम हामिद खान साहब ये बात उस वक्त करते तो बहुत बेहतर था। अब बात करने के मकासद, बात का कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट है उनका। बात तो ये नहीं कर रहे थे, बात में कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। फैसला कैसे हो सकता है पहले, कौन कर सकता है पहले? आखिर तक नहीं ट्रेल की कोशिश करते रहे कि मिल जाए कहीं ना कहीं से। वो इस्लामाबाद की कई सारी ट्रेल्स तो मिल गई, लेकिन मनी ट्रेल अभी तक नहीं आ सकती। वो एक कतर से लेटर भी आया था, अब तक नहीं दे सके। हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, 5 साल की मुद्दत भी कानून ने बनाया, कैसे बना वो तो अलग बात है। अगर ये कानून हो भी जाता है, कल को वो आके मनसब संभाल भी लेते हैं फर्ज मुहाल, तो क्या वो मॉरली जस्टिफाइड है वहां में बैठने के लिए? You're right. वो जो पाकिस्तान को मीडिया ट्रायल करना तो है ना, जो एक राय कायम हो चुकी है उसको अंडू करना बहुत मुश्किल होगा। शायद ये पार्टी की सतह पर तो हो जाए, अवामी सतह पर इसको कैसे बयानिया बनाया जाएगा? वन लाइनर नईर साहब एंड देन वी हैव टू क्लोज। एक बात बता दूं कि जो परवेज खटक साहब चाह रहे हैं, हाँ, वो चाह रहे हैं केपी में एक सूबाई सतह पे क़यादत न उभरे, बल्कि डिस्टेंस की बुनियाद पे टुकड़ियां बना के नई लोगों को जितवाया जाए और एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। करेंगे, सियासत का ये और ताना यही बना है। हमारे शोज में अंडर डिस्कशन आता रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।